आज हम यूनिट फैशन की आगे डिटेल्स पढ़ेंगे। बीए पार्ट 2 के फर्स्ट यूनिट गारमेंट प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट पेपर फर्स्ट। फैशन के बारे में, फैशन साइकिल को हम एक पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आगे फैशन के बारे में आज हम डिटेल नोट्स देखेंगे। फैशन क्या है, फैशन में कौन कौन सी कॉमन टर्म यूज़ की जाती हैं, फिर फैशन को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं, साइकोलॉजिकली फ़ैशन हमें कैसे अफेक्ट करता है, हमारी पर्सनैलिटी को उस पर क्या प्रभाव डालता है, फ़ैशन के सिद्धांत कौन कौन से हैं, और फैशन का साइकिल एक बार वापस रिवाइज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं क्लोथ्स पे। क्लोथ्स आर वॉन्ट टू एम्फेसाइज द गुड पॉइंट्स एंड हाइड द डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शन ऑफ आवर फिजिकल ट्रेट। अगर हमारे शरीर में किसी भी तरह का शारीरिक दोष होता है तो जब वस्त्रों के द्वारा उसको ढका जाता है और जो हमारे शरीर के गुण होते हैं उनको निखारा जाता है तो उसे हम कॉमनली फैशन के नाम से जानते हैं। यानी जिन वस्त्रों को पहनकर किसी व्यक्ति के शरीर के डिफेक्ट छुप जाएं और उस व्यक्ति के शरीर की जो पॉजिटिव साइड है या ब्यूटी है वो उभर कर आ जाए, उसे हम कहते हैं फैशन। अब हम देखेंगे फैशन के कुछ टर्म्स। सबसे पहले हम देखते हैं फैशन इटसेल्फ एक बहुत पॉपुलर और कॉमन वर्ड है जो मैक्सिमम हम डेली रूटीन की लाइफ में बच्चों से लेकर बुज़ुर्गों तक, प्रोफेशनल से लेकर किसान तक सभी लोग यूज़ करते हैं। फैशन का मतलब है किसी भी गारमेंट की या परिधान की एक शैली या स्टाइल जब एक समय में बहुत बड़े समूह द्वारा पसंद करके अपनाई जाती है तो उसे हम फैशन कहते हैं। जो स्टाइल या शैली फैशन में होती है वो उस समय हमें चारों तरफ दिखाई देती है। जैसे मिनी स्कर्ट, जब मिनी स्कर्ट का फैशन होता है तो हम देखेंगे हर तरफ बच्चों की ड्रेसेस में, बड़ों की ड्रेसेस में, गर्ल्स में, सब जगह मिनी स्कर्ट दिखाई देगा। कभी लंबे बालों का फैशन आता है तो हर तरफ हर बच्चा, हर लेडी हर लंबे बाल रखते हैं। कभी कटिंग का फैशन आता है, कटिंग में डिफरेंट स्टाइल्स आते हैं। तो किसी पर्टिकुलर स्टाइल का जब फैशन आता है, जैसे एक टाइम था जब बूट कट जीन्स का फैशन आया था तो सभी वही पहनते थे। उसके बाद कभी फिटिंग वाली जीन्स का फैशन आ जाता है, कभी पॉइंटेड शूज़ का आ जाता है। तो अलग अलग समय पर हमारे जो क्लोथिंग के जितने भी पार्ट हैं, शर्ट, लोअर गारमेंट्स में, अपर गारमेंट्स में, या उसके साथ जो भी एसेसरीज़ यूज़ होती हैं, शूज़ हैं, बैग्स हैं, हेड गियर्स हैं, उनमें किसी में भी फैशन आ सकता है। तो एक निश्चित समय पर जब बहुत बड़ा ग्रुप उस स्टाइल को अपनाता है तो उसे हम फैशन कहते हैं। फिर दूसरा है हाई फैशन। हाई फैशन यानी हाई फैशन वो स्टाइल है जो डिज़ाइनर द्वारा जब बनाया जाता है तो उसको केवल बहुत छोटा ग्रुप या जो फैशन लीडर्स हैं, फैशन लीडर्स यानी हमारी मूवीज़ के जो आर्टिस्ट हैं, हाई लेवल के रंगमंच के जो कलाकार हैं, बड़े लेवल पे जो बॉम्बे में जैसे, और जो हायर बिजनेस ग्रुप है उनमें से बहुत सीमित ग्रुप उस फैशन को पहनता है, उसको हम कहते हैं हाई फैशन। वो फैशन ऐसा होता है जो कॉमनली आम आदमी द्वारा या आम पब्लिक द्वारा अपनाया नहीं जा सकता। सबसे पहले सीमित समूह द्वारा जो फैशन नया आया है उसको अपनाया जाता है, उसे हम कहते हैं हाई फैशन। फिर हाई फैशन की स्टाइल में थोड़ा बहुत चेंज करके उसको, कीमत को कम करके और उसे धीरे धीरे नीचे लाया जाता है, तब वो फैशन के रूटीन में आता है। हाई फैशन परिधान मैक्सिमम हाई कॉस्ट पर यानी ऊंची कीमत पर बहुत कम मात्रा में बनाए जाते हैं और जो सामाजिक मनोरंजन से जुड़े हुए फैशन निर्माताओं के बीच में ही बेचे जाते हैं, वो आम पब्लिक के बीच में नहीं आ पाते। तो हम कह सकते हैं फैशन का जो उद्भव है वो हाई फैशन से होता है। पहले हाई फैशन आता है, उसमें मॉडिफिकेशन करके फैशन के रूप में वो चीज़ हमारे पास में आती है। हाई फैशन के बाद में आता है नेक्स्ट स्टाइल। स्टाइल यानी किसी भी गारमेंट या परिधान की वह विशेषता या गुण जो एक परिधान को दूसरे परिधानों से अलग दर्शाता है। जैसे ब्लेज़र का लुक अन्य जैकेट से उसे अलग करता है। यानी जो ब्लेज़र है हम देखते हैं वो डिफरेंट स्कूल्स में, कॉलेजेस वगैरह में या ऑफिशियल उसमें पहना जाता है, उसको हम देखते हैं तो वो अन्य सारी जैकेट से अलग है। यानी ब्लेज़र हमेशा एक ऐसी स्टाइल है जो फॉर्मली हमेशा से यूज़ होती आ रही है मगर वो किसी और जैकेट से रिप्लेस नहीं की जा सकती, तो उसे हम कहते हैं स्टाइल। स्टाइल का मतलब कोई भी डिज़ाइन हो सकता है
कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं या कुछ स्टाइल्स ऐसी होती हैं जो बिना फैशन के भी हमेशा पहनी जाती है। जैसे हम ब्लेज़र को ले लें तो ब्लेज़र स्कूल्स, कॉलेजेस या फॉर्मल में हमेशा पहने जाता है, उसके डिज़ाइन में कोई चेंजेस नहीं होते। नेहरू जैकेट है, वो भी कभी फैशन के अकॉर्डिंगली परिवर्तित नहीं होती। लखनवी कलीदार कुर्ता है, या जैसे सलवार सूट है, एक कॉमन इंडिया में ट्रेंड है पहनने का। तो ये चीज़ें फैशन आती जाती रहती हैं, मगर इनका जो स्टाइल है वो कॉमन वही रहता है हमेशा। फिर आते हैं हम डिज़ाइन पर। डिज़ाइन क्या है? स्टाइल का एक विशिष्ट भाग है डिज़ाइन। जैसे स्कर्ट एक महिला परिधान है, अगर हम स्कर्ट में देखें तो उसमें कई डिज़ाइन होते हैं। ए लाइन स्कर्ट होता है, बॉक्स प्लेट वाला स्कर्ट होता है, चुन्नट वाला स्कर्ट होता है, कलीदार स्कर्ट होता है। इसमें लंबाई और चौड़ाई में भिन्नताएं आती रहती हैं, परंतु एक स्टाइल को, चाहे वो ए लाइन है जैसे, अगर उसी को निर्माता यूज़ करके डिज़ाइन के रूप में एक स्टाइल के रूप में डेवलप कर देते हैं तो वो फैशन में आ जाता है। तो इस तरह से हम उसको, एक शैली को डिज़ाइन के रूप में देखते हैं। फिर नेक्स्ट आता है टेस्ट। टेस्ट का मतलब होता है टेस्ट। टेस्ट का मतलब टेस्ट नहीं, टेस्ट। टेस्ट का मतलब है किसी भी स्थिति में या समय में जो भी सर्वोत्तम है उसकी प्रशंसा करना, और जो उचित नहीं है उसको नापसंद करना या उसको मना करने की क्षमता जो होती है उसको हम कहते हैं टेस्ट। यानी परिधानों के उसमें जगत में हम देखें तो किसी भी स्टाइल, डिज़ाइन, वस्त्र, गारमेंट, उसके टेक्सचर जो बेस्ट है उसको अप्रिशिएट करने की जो कैपेसिटी, और जो नापसंद है यानी जो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को पसंद नहीं है उसको ना करने की या मना करने की जो क्षमता होती है उसे हम टेस्ट कहते हैं। टेस्ट का तात्पर्य व्यक्तिगत राय से होता है जो किसी भी अवसर पर किसी वस्तु, परिधान या व्यक्ति विशेष के द्वारा दी जाती है। यानी कोई भी व्यक्ति, टेस्ट का मतलब है किसी भी परिधान के बारे में जो अपनी राय रखेगा कोई व्यक्ति व्यक्तिगत, उसे हम टेस्ट कहते हैं। हर व्यक्ति का टेस्ट अलग अलग होता है। किसी का टेस्ट आर्टिस्टिक होता है, किसी का इकोनॉमी बेस होता है, किसी का सोसाइटी बेस होता है। तो वो जो उनके जीवन के अलग अलग दृष्टिकोण हैं उनके ऊपर उनके टेस्ट का डिपेंड करता है या उसका टेस्ट उस पर निर्भर करता है। किसी भी वस्तु के सामान्य उपयोग और उत्कृष्ट कला के बीच के अंतर को भरने का काम टेस्ट करता है। यह किसी सामान्य परिधान को भी कलात्मक बनाता है। यानी जिसका टेस्ट अच्छा होगा या आर्टिस्टिक होगा, अगर हम अलग अलग टेस्ट के व्यक्तियों को एक ही डिज़ाइन के परिधान दे दें और उनको हम उसमें करेक्शन करने को कहें या उसमें कुछ हम नवीनता लाने को कहें, तो वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। आर्टिस्टिक वाला उसको कलात्मक रूप में ले जाएगा, इकोनॉमी वाला उसको फॉर्मल रूप में ले जाएगा, सोशल वाला उसको ड्यूरेबिलिटी के उसमें ले जाएगा। तो अलग अलग तरीके से वो उसको देखेगा। फिर नेक्स्ट पे हम आते हैं क्लासिक। क्लासिक एक शैली या डिज़ाइन है जो आधारभूत आवश्यकता और सामान्य फैशन में हमेशा बना रहता है। यानी क्लासिक में वो डिज़ाइन या स्टाइल्स आते हैं जो जनरली ह्यूमन नीड के अकॉर्डिंगली बने होते हैं, स्टार्ट हुए होते हैं, और वो एक सामान्य फैशन में हमेशा बने रहते हैं, कभी चेंज नहीं होते। जैसे हम देखते हैं धोती कुर्ता है, जनेऊ है, या कार्डिगन स्वेटर है। कितने भी स्टाइल आ जाएं स्वेटर जैकेट के, मगर कार्डिगन स्वेटर अपनी जगह बना रहता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको हम क्लासिक कहते हैं, जैसे साड़ी है। फिर आता है फैड। फैड का मतलब होता है कि अल्पकालीन फैशन जो एकदम से लोकप्रिय होता है और एकदम से ही अदृश्य हो जाता है कुछ दिनों में। ये सामान्यतः छोटे एज के बच्चों में या किशोरों के समूह में मैक्सिमम पॉपुलर होता है। फैड हमेशा जो कॉस्ट्यूम के साथ एसेसरीज़ यूज़ की जाती हैं उनमें आता है, जैसे बेल्ट में, टाई की स्टाइल में, शर्ट को नॉट बांधने की स्टाइल में, रिंग है, या हाथों में पहनने की कोई हैंडवियर है, या जैसे स्कार्फ को यूज़ करने का तरीका है, या शूज़ की लेस बांधने का तरीका है। इस तरह के ये छोटे छोटे फैड्स आते हैं। सॉक्स का तरीका है, ये सारे के सारे थोड़े टाइम में ही गायब हो जाते हैं। फैड का मतलब है एसेसरी से रिलेटेड या जो हमने कॉस्ट्यूम पहना है उसमें पहनते समय कोई वेरिएशन। जैसे पहले एक ज़माना था जहाँ शर्ट में हमेशा हम देखते हैं तो दोनों आगे वाले कॉर्नर को खोल के नीचे से बटन के और उसकी गांठ बांधी जाती थी, नॉट बांधी जाती थी। हम पुरानी फिल्मों में देखेंगे तो ये हमें उस समय बहुत कॉमन नज़र आता है, जो अभी नहीं है। इन दिनों में हम देखें तो टी शर्ट के ऊपर शर्ट पहनने का एक कॉमन सा ट्रेंड जैसे चल रहा है, या स्कार्फ बांधने का जो तरीका मुंह पर चलता है, वो ये सारे फैड्स के अंडर में आते हैं। इसके बाद हम आते हैं फैशन के सिद्धांत। फैशन के 5 प्रमुख सिद्धांत हैं, जिनमें सबसे पहले है कि फैशन
उपभोक्ता की चॉइस पर निर्भर करता है। यानी फैशन कोई भी स्टाइल तभी बनेगी जब उसको कंज्यूमर या उपभोक्ता है वो स्वीकार करेगा। अगर वो अस्वीकार कर देगा तो वो फैशन में कन्वर्ट नहीं होती स्टाइल। तो इसका कहने का मतलब है कि जो भी मार्केट में नई शैली आती है उसको स्वीकार करना या अस्वीकार करना ये उपभोक्ता की चॉइस पर निर्भर करता है। उपभोक्ता ही वो मेन फैक्टर है जो किसी भी स्टाइल को स्वीकार करके फैशन में कन्वर्ट कर देता है या उसको अस्वीकार करके मार्केट से हटा देता है। यानी डिज़ाइनर कोई भी जब डिज़ाइन या स्टाइल बनाता है तो उसको सबसे पहले कंज्यूमर के सामने लाता है। कंज्यूमर अगर उसे एक्सेप्ट करेगा तो ही वो आगे चलेगा, अगर नहीं करेगा तो नहीं चलेगा। तो मेन कहने का मतलब है कि जो भी कोई फैशन आएगा तो वो किस पे डिपेंड करेगा, कंज्यूमर की चॉइस पर। दूसरा आता है कि फैशन कीमत पर आधारित नहीं होता, यानी कॉस्ट से अफेक्टेड नहीं होता। जब कोई चीज़ फैशन में होती है तो उसमें हम कितनी भी कीमत देने को तैयार हो जाते हैं, और जब कोई चीज़ फैशन में नहीं होती तो वो हमें कितनी ही सस्ती मिले या फ्री में भी मिले तो भी उसे हम ऑड टाइम में नहीं पहन सकते। तो फैशन कभी भी कीमत पर आधारित नहीं होता है, वो हायर लेवल से लेकर लोअर लेवल तक अलग अलग उसमें आता है और सभी को अवेलेबल होता है सारी कॉस्ट पर। फिर नेक्स्ट है फैशन एक डेवलपिंग नेचर का एस्पेक्ट है, यानी फैशन एक विकासवादी प्रवृत्ति रखता है जो ना कि क्रांतिकारी। यानी फैशन एक क्रमबद्ध रूप में एक शैली से दूसरी शैली में परिवर्तन प्राप्त करता है। जैसे हम देखें तो एक बार मिनी स्कर्ट जैसे फैशन में आई, मिनी स्कर्ट से बढ़ के वो धीरे धीरे नी लेंथ की स्कर्ट में आई, फिर वो हाई स्कर्ट लॉन्ग स्कर्ट में आई। इस तरह से करके उसमें लंबाई धीरे धीरे बढ़ती है। इसी तरह से कुर्तों में भी धीरे धीरे स्ट्रेट कुर्ता है घुटनों तक का, फिर उससे थोड़ा लॉन्ग हुआ ए लाइन, उसके बाद में वो कलीदार के रूप में फ्रॉक स्टाइल में लोअर तक आ गया। उसके बाद धीरे धीरे वापस उसकी अपर की तरफ चली जाएगी जो लंबाई है वो। तो फैशन हमेशा एक स्टेप बाय स्टेप डेवलप होता है, एकदम से कहीं से उठ करके कुछ नहीं आ जाता। उसके बाद चौथा सिद्धांत आता है कि फैशन की दिशा या गति को कोई विक्रय कला प्रभावित नहीं कर सकती। यानी कोई भी सेल्स प्रमोशन स्कीम फैशन की दिशा को या उसकी गति को, यानी उसकी स्पीड को या उसके डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकती। फैशन जब एक दिशा में लोकप्रिय होता है या बढ़ता है तो उस समय उसको हम बीच में रोक नहीं सकते। उसको रोक करके एकदम से हम चेंज कर दें पॉपुलैरिटी या पीक के समय में, ये संभव नहीं होता कभी भी। जब फैशन एक निश्चित गति में अपना चल रहा होता है, एक दिशा में चल रहा होता है, तो आप बिना फैशन वाली या कोई नई फैशन की चीज़ एकदम से मार्केट में इंट्रोड्यूस करें, कितनी भी सस्ती कीमत पर, कितनी भी सस्ती दर पे, डिस्काउंट पे, फ्री में, जैसे भी, तो भी आप उसको चेंज नहीं कर सकते। यानी वो अपनी निश्चित दिशा और गति में ही चलेगा और अपने साइकिल के अनुसार ही आगे जा कर के ख़त्म होगा। उसके बाद में लास्ट है कि सभी फैशन अधिकतम शैली विभिन्नता पर जाकर ख़त्म होते हैं। हम सब लोग देखते हैं कॉमन लाइफ में कि जो भी चीज़ फैशन में आती है, जैसे उसमें बहुत सारी वैरायटी आने लग जाती है। जब वो फैशन पीक से डिक्लाइन की तरफ जाने लगता है तो उस समय जो लॉट होता है उसमें बहुत वेरिएशन आते हैं। जैसे जीन्स आई, मान लो हमने जीन्स यूज़ करना शुरू की किसी डिज़ाइन में और वो पीक तक आ गई, उसके बाद में क्या हुआ, उसका डिक्लाइन आएगा। डिक्लाइन आना जब शुरू होता है तो प्रोड्यूसर के पास में जितना मार्केट में माल होता है उसमें वो नए इनोवेशन शुरू कर देता है ताकि उस प्रोडक्ट को निकाला जा सके। क्योंकि फैशन जाने के बाद तो वो चीज़ चलेगी नहीं, तो उसी समय उसमें डिक्लाइन की पोजीशन में वेरिएशन शुरू हो जाते हैं। उन जीन्स पर एम्ब्रॉयडरी आना शुरू हो जाती है, उन पे स्टोन वर्क आना शुरू हो जाता है, उन पे पेपर वर्क आना शुरू हो जाता है, बीड वर्क आना शुरू हो जाता है। यानी डिफरेंट एंगल से उस पर काम होना शुरू हो जाता है ताकि उस चीज़ को मार्केट में सेल किया जा सके। तो जितने भी वेरिएशन, जब सभी तरह के वेरिएशन एक प्रोडक्शन हाउस में हो जाते हैं तब वो फैशन बिल्कुल समाप्ति के चरण में होता है। इसके बाद हम आते हैं फैशन चक्र। फैशन चक्र का अलग से पहले मैं वीडियो पोस्ट कर चुकी हूँ आपको डिटेल में, फिर भी हम एक बार देखेंगे। इसमें 5 स्टेप होते हैं। परिचय, यानी जब कोई फैशन इंट्रोड्यूस होता है नए मार्केट में उसको हम कहते हैं इंट्रोडक्शन, फर्स्ट स्टेप। उसके बाद होता है राइज यानी उद्भव। उद्भव का मतलब है इंट्रोडक्शन आने के बाद, इंट्रोड्यूस होने के बाद मार्केट में वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता है, उसे हम कहते हैं राइज। फिर नेक्स्ट आता है थर्ड, पीक। पीक का मतलब है जब मैक्सिमम पब्लिक के द्वारा उस स्टाइल को या उस फैशन को यूज़ किया जा रहा हो, हर तरफ हमें वही दिखाई देता हो, तब उसे हम कहते हैं पीक।
पीक के बाद नेक्स्ट जो स्टेप है, कोई भी चीज़ जितना पीक पे जाएगी उसका पीक पॉइंट होता है और उसके बाद में वो वापस डाउनफॉल में आती है। तो पीक के बाद में हम देखेंगे धीरे धीरे वो चीज़ हमें दिखाई देनी कम हो जाती है, लोग उससे बोर हो जाते हैं और उससे हटने लगते हैं। जिस समय इसका डिक्लाइन शुरू होता है उसी समय पीछे नए फैशन का इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका होता है। तो कई जगह पर वो नया फैशन इंट्रोड्यूस भी हो जाता है बड़ी सिटी में, और छोटी सिटीज़ में आते आते उसको थोड़ा टाइम लगता है, मगर बड़ी सिटीज़ में नया फैशन, जब पहला फैशन पीक से डिक्लाइन की तरफ मुड़ता है उसी समय इंट्रोड्यूस हो चुका होता है। तो डिक्लाइन में हम देखते हैं कि वो फैशन हमें कम दिखाई देने लगता है या हम भी उसको कम यूज़ करने लगते हैं, और उसके बाद में लास्ट स्टेप में एंड हो जाता है उसका, यानी विलोपित हो जाता है पूरी तरह से, वो अप्रचलन में आ जाता है और मार्केट से ख़त्म हो जाता है। तो ये इसका एक फैशन साइकिल था जो हम पहले भी अलग से डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद में आता है सोर्सेज ऑफ फैशन, यानी फ़ैशन के स्रोत कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ से कैसे फैशन आता है, नया उत्पन्न होता है। यह एक विकासवादी क्रमबद्ध प्रक्रिया है जो चलती रहती है, यानी फैशन हमेशा मानव विकास के साथ साथ मानव की सभ्यता और समय के अनुरूप, आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन चाहता है। नए परिवर्तन को स्वीकारना ही फैशन का स्रोत है, क्योंकि फैशन को हम स्वीकार करते हैं इसीलिए फैशन बदलता है। अगर उसे हम रिजेक्ट करते रहेंगे तो वो चेंज नहीं होगा। कोई भी परिवर्तन जब जनता के द्वारा, आम पब्लिक के द्वारा स्वीकारा जाता है तभी वो परिवर्तन सार्थक होता है। तो फैशन में भी हम देखते हैं कि फैशन के जो स्रोत हैं, यानी फैशन कैसे, किस रूप में, कहाँ कहाँ से लिया जाता है और उसको इनोवेटिव आइडियाज़ के द्वारा आगे वापस लाया जाता है। तो सबसे पहले इसमें आते हैं डिज़ाइनर। जो भी डिज़ाइनर हैं वो किसी भी स्टाइल को नए रूप में अपनी क्रिएटिविटी के द्वारा चेंज करके फैशन में लाते हैं। फिर आता है कल्चर। किसी भी स्थान विशेष की जो संस्कृति है, देश विशेष की जो संस्कृति है, वो एक बहुत बड़ा सोर्स होती है फैशन का या फैशन के आइडियाज़ का। उसके बाद में आता है आर्ट। आर्ट यानी कलाएं। जितनी भी हमारी कलाएं हैं वो सारी भी फैशन को जन्म देने में या उसको विकसित करने में सहायक होती हैं। फिर है टाइम। टाइम यानी जो समय, अभी चल रहा होता है वर्तमान में, उस समय के अकॉर्डिंगली भी फैशन का निर्माण किया जाता है। पॉलिटिकल इवेंट, जो बड़े मेगा पॉलिटिकल इवेंट होते हैं इंटरनेशनल पर, वो भी एक तरह से फैशन आइकॉन सेट करते हैं और फैशन ट्रेंड्स को भी बदलने में, बढ़ाने में सहायक होते हैं। उसके बाद जो बड़े गेम्स इवेंट होते हैं इंटरनेशनल लेवल के, वो भी फैशन के सोर्स माने जाते हैं। उसके बाद सोशल वैल्यूज़, जो हमारी सामाजिक मूल्य हैं, वो भी फैशन के स्रोत माने जाते हैं। जो भी हमारा सामाजिक व्यवहार है या सामाजिक मूल्य हैं, यानी जितने भी हमारे सामाजिक फंक्शंस होते हैं, चाहे वो धार्मिक हों चाहे वैसे हों, उन सभी में जो प्रेजेंटेशन होता है किसी सोसाइटी का अपने इकोनॉमिक लेवल को या अपने सोशल स्टेटस को दिखाने का, वो भी एक तरह से फैशन का स्रोत माना जाता है। फिर है इकोनॉमी, नीड ऑफ ह्यूमन। व्यक्ति की जो आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग फैशन धीरे धीरे चेंज होता रहता है। उसके बाद इकोनॉमी, जितनी अच्छी इकोनॉमी होगी कहीं की, वहाँ पर फैशन का डेवलपमेंट उतना ही अच्छा होगा। टेक्नोलॉजी, जिस कंट्री के पास या जिस जगह पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा, फैशन का एडवांसमेंट भी वहाँ पर उतना ही अधिक होगा। तो ये भी एक तरह से फैशन के सोर्सेज हो जाते हैं। सेंस ऑफ यूनिकनेस सबसे इम्पॉर्टेंट है। सेंस ऑफ यूनिकनेस यानी सबसे अलग दिखने की, सबसे सुंदर दिखने की, सबसे अलग दिखने की जो चाह मनुष्य में जन्म के साथ ही डेवलप होती है और मृत्यु पर्यंत रहती है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो फैशन को जन्म देने का काम करता है। उसी एक चाहत के या उसी एक ज़रूरत के लिए लोग इन सब चीज़ों में, पूरी इतनी बड़ी फैशन इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं। उसके बाद में मूवीज़, मैगज़ीन, थिएटर के जो कलाकार हैं या इंटरनेट है, इस तरह से बहुत सारे सोर्सेज हैं आज वर्तमान में जो हमें अलग अलग तरह से हम देखें तो दिखाई देते हैं, जो किसी न किसी रूप में फ़ैशन को चेंज करने में, नया फ़ैशन लाने में सहायक होते हैं। तो ये सारे फैशन के सोर्सेज या स्रोत होते हैं। इसके बाद आते हैं हम फैक्टर्स अफेक्टिंग, यानी फैशन चक्र या फैशन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। कौन से ऐसे तत्व हैं जो ये प्रभावित करते हैं फैशन को, या ये निर्धारित करते हैं कि वो फैशन पॉजिटिव रूप में आगे जाएगा या फैशन वहाँ पर नहीं चलेगा या नहीं आएगा। फैशन का जो भी विकास है, वृद्धि है, गति है, उसको प्रभावित करने वाले पॉजिटिवली और नेगेटिवली दो तरह के फैक्टर काम में लिए जाते हैं। पहले हैं पॉजिटिवली जो फैक्टर्स काम करते हैं, उसमें
एक तो है परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर यानी किसी भी व्यक्ति की जो विक्रय शक्ति जो बढ़ती है, तब वो फैशन की ओर अग्रसर होता है और वो फैशन को पॉजिटिव वे में इफ़ेक्ट करता है। शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है कंज्यूमर की। अगर उसके पास पैसे होते हैं मार्केट में खर्च करने के लिए, अपनी बेसिक नीड कंप्लीट करने के बाद भी अगर उसके पास पैसा होता है, तब वो फैशन की ओर मूव करता है। उसके बाद अपनी लग्जीरियस लाइफ को शो करना या लाइफ को लग्जरी से युक्त बनाना भी फैशन को पॉजिटिव वे में सपोर्ट करता है। हाई एजुकेशन आजकल बहुत ज़्यादा शिक्षा के क्षेत्र में बहुत क्रांति हुई है और महिलाओं की और लड़कियों की शिक्षा बहुत इम्पॉर्टेंट होती जा रही है। तो शिक्षा एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है फैशन चक्र को पॉजिटिवली आगे बढ़ाने में। फिर महिलाओं का उठता हुआ स्तर, यानी वुमेंस की जो पोजीशन है सोसाइटी में, वो पहले की बजाय अब बहुत चेंज हुई है। वुमेंस वर्किंग फील्ड में आ गई, सारे फील्ड्स में आ गई हैं। वर्किंग फील्ड में आने से उनकी इकोनॉमिक लेवल बढ़ जाता है, इकोनॉमिक फ्रीडम बढ़ने से उनकी डिसीजन कैपेसिटी काम आने लग जाती है, जबकि पहले सोसाइटी में वुमेंस को कभी मेजर डिसीजंस में शामिल नहीं किया जाता था। और वर्तमान में हम देखें तो महिलाएं सारे डिसीजन जितने भी हैं फैमिली से रिलेटेड, सोसाइटी से रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, उनमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो वुमेंस का जो पोजीशन चेंज हुई है वो भी फैशन को आगे बढ़ाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बेस फैक्टर है। इसके बाद टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट हुआ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जो सेल्स प्रमोशन की स्कीम्स आती हैं, बहुत सारे डिस्काउंट्स हैं, एग्जीबिशंस हैं, सेल्स हैं जो नेट के थ्रू लगती हैं या बिना नेट के भी अवेलेबल हैं, तो वो सारी चीज़ें भी उसमें हेल्प करती हैं। फिर जो चेंज आते हैं, क्लाइमेटिक चेंज जो आ रहे हैं इन दिनों में, पहले जैसे हम देखें तो दो ही मेन मौसम होते थे, सर्दी और गर्मी। उसी हिसाब से परिवारों में वस्त्रों का चयन या निर्माण कराया जाता था साल में 2 बार, गर्मी के वस्त्र और सर्दी के वस्त्र। उसके बाद कोई बहुत उसमें शादी वादी होती थी तब जाके अलग से वस्त्र बनते थे। इसी तरह से कैटेगरी रहती थी वस्त्रों की। मगर वर्तमान में हम देखें तो क्लाइमेटिक चेंज इतना ज़्यादा है हर जगह में, साल भर का मौसम एक जैसा कॉमन सा हो गया है। अगर 10 दिन भी सर्दी आती है तो उसके कपड़े चाहिए, 10 दिन भी गर्मी आती है तो उसके कपड़े चाहिए, 10 दिन ह्यूमिड रहता है तो उस तरह के कपड़े चाहिए। तो जो जितने क्लाइमेटिक चेंज हो रहे हैं वो भी फैशन को बढ़ाने में एक बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि हर मौसम में व्यक्ति को कंफर्ट चाहिए और कंफर्ट के लिए वो अपनी वार्डरोब में एडिशन करता रहता है। उसके बाद हम देखें तो जो करंट ट्रेंड्स हैं जितने भी, या फैशन में क्या करंट चल रहा है, क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, कितनी सेल्स हैं, वो सब हमारे एक फिंगर टिप पर यानी मोबाइल पर या नेट पर हमें अवेलेबल हैं। तो वो जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो भी इस एक्टिविटी को बढ़ावा देती है फैशन चक्र को आगे बढ़ाने में, क्योंकि डोर टू डोर आपको हर चीज़ की सप्लाई हो जाती है, आपको पर्सनली कहीं उसके लिए जाना नहीं पड़ता। घर बैठे बैठे आप उन चीज़ों को चूज़ कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर या रोल प्ले कर रहा है फैशन चक्र को तेज़ी से आगे बढ़ाने में। ये सारे पॉजिटिव फैक्टर्स थे। अब हम देखते हैं नेगेटिव फैक्टर्स। नेगेटिव फैक्टर्स यानी जो फैशन के बिजनेस को नेगेटिवली प्रभावित करते हैं या मार्केट में उसको बिकने से रोकते हैं। इसमें जब हम जाते हैं तो सबसे पहले आता है कि जो हमारी हैबिट्स हैं, किसी फैमिली की जो हैबिट्स हैं या किसी व्यक्ति की जो हैबिट्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं फैशन को खरीदने से रोकने के लिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो मार्केट जाते ही नहीं हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो नेट यूज़ करेंगे ही नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी आदत ही नहीं है कि वो नए चेंजेस को एक्सेप्ट करें। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर हमारे जो रिलीजियस कुछ बाउंड्रीज़ हैं, उसके अलावा कुछ हमारे रिचुअल्स इस तरह के हैं सोसाइटी के जो नए फैशन को धार्मिक फंक्शंस में अलाउ नहीं करते, वो भी एक फैक्टर है। कुछ रिलीजियस बाउंड्रीज़ हैं कलर की या कपड़ों की, वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। फिर जो किसी भी प्रोडक्शन को कर रहा है, उस प्रोडक्ट का टाइप और उसको प्रोडक्शन करने वाले फर्म का टाइप भी कई बार किसी फैशन को बिकने से रोकता है। उसके बाद जब परचेजिंग पावर कम हो जाती है, या जो आम पब्लिक है, जितनी पब्लिक है उसमें से मैक्सिमम लोगों की परचेजिंग पावर अगर कम है, तो भी वो फैशन लोअर कैटेगरी या मिडिल कैटेगरी में मूव नहीं कर पाता। फिर कुछ मनी रेगुलेटरी या व्यय नियामक कानून हैं जो किसी व्यक्ति के पास पैसा होते हुए भी उसके आय व्यय का हिसाब रखते हैं, जैसे इनकम टैक्स वगैरह। तो वो भी कई बार व्यक्ति के पास पैसा काफ़ी होते हुए भी उस चीज़ में वो कितना व्यय कर सकता है, कितना नहीं कर सकता, उस पर थोड़ी बाउंडेशंस आ जाती हैं। उसके बाद सोशल और रिलीजियस जो हमारे संस्कार हैं
वो है। फिर इलिटरेसी है, फैमिली टाइप भी है, जैसे जॉइंट फैमिलीज़ जहाँ होती हैं वहाँ पर फैशन इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं किया जाता, एक्सेप्ट भी नहीं किया जाता और उसको पॉजिटिव रूप में भी नहीं देखा जाता। जबकि जो न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं वहाँ पर क्या इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग होती है, वहाँ पर किसी तरह की रोक टोक उस तरह से नहीं होती, तो फैशन वहाँ पर बहुत आसानी से एंटर कर जाता है, तो वो भी एक फैक्टर है। उसके बाद इलिटरेसी है, जहाँ शिक्षा नहीं है वहाँ इन सब चीज़ों का अभाव है। दूसरा रिजिडिटी है, कुछ ओल्ड फैमिलीज़ में कुछ पर्सन्स हैं कुछ इस तरह के, या पर्सनल व्यक्तिगत रूप से कोई पर्सनैलिटीज़ भी इस तरह की जो रिजिड है अपने पुरानी चीज़ों को लेकर के, तो वो नए चीज़ को इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो उसको फैशन चक्र को नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं। इसके बाद हम लास्ट में आते हैं साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट का मतलब है फैशन का व्यक्ति पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या पड़ता है, यानी एक व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक विकास के लिए या उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए फ़ैशन कितना इम्पॉर्टेंट माना जाता है। फ़ैशन इम्पॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि हर व्यक्ति में यूनिक दिखने की, डिफरेंट दिखने की चाह होती है, तो एक यूनिकनेस की जो क्वालिटी है वो हम फैशन के थ्रू अपनी पर्सनालिटी में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ब्यूटी कॉन्शियसनेस, हर व्यक्ति आज के समय में ब्यूटी कॉन्शियस होता है और फैशन उसकी इस फीलिंग की पूर्ति भी करता है और उसको बढ़ाता भी है। उसके बाद चेंज के लिए जो रूटीन की डेली लाइफ है या रूटीन का एक तरह का पहनावा हमारा होता है, उसको ब्रेक थ्रू करने के लिए, मोनोटनी ब्रेक करने के लिए कई बार जीवन में नीरसता आ जाती है, तो लोग फैशन रिलेटेड चेंजेस करके अपनी ड्रेसिंग स्टाइल में, हेयर स्टाइल्स में, शू स्टाइल्स में उसको भी मोनोटनी ब्रेक करने के लिए भी यूज़ करते हैं। उसके बाद स्टेटस सिंबल के रूप में आज फैशन को देखा जाता है। कोई भी व्यक्ति अगर बहुत ओल्ड, जनरली कोई भी कॉमन पार्टी होती है तो यूथ में, टीनेजर्स में या वर्किंग उसमें हम देखें तो आउटडेटेड फैशन की कोई भी चीज़ वहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं होती उन ग्रुप्स में, या उस व्यक्ति को फिर उतना रेस्पेक्ट या फ्रीडम नहीं मिल पाती वहाँ पे एंजॉय करने की या ज्वाइन करने की उसके खुद की तरफ से ही, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद फीलिंग ऑफ सुपेरियरिटी, अगर आप समय के साथ चलते हैं, समय के अनुरूप कपड़े पहनते हैं तो आप में एक फीलिंग ऑफ सुपेरियरिटी रहती है, और अगर आप उन चीज़ों को मैच नहीं कर पाते हैं तो किसी भी गैदरिंग में आप इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं। फिर है हेल्दी हैबिट्स, जब व्यक्ति फैशन की तरफ मुड़ता है तो वो अपने जीवन में हेल्दी हैबिट्स को भी अपनाता है। अगर कोई व्यक्ति, किसी को लगता है कि उसके पास अच्छे कपड़े हैं तो वो अच्छे से नहाएगा, अच्छे से टीथ ब्रश करेगा, अच्छे से अपनी हेयर की केयर करेगा, अच्छे से अपनी बॉडी की केयर करेगा, बॉडी को मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइज भी करेगा, योगा भी करेगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो फैशन को अपने साथ लेने के लिए या फैशन के साथ चलने के लिए व्यक्ति अपने अंदर डेवलप करता है, उनको हम कहते हैं गुड हैबिट्स। इमोशनल स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी यानी जो व्यक्ति फैशन के साथ चलते हैं या करंट फैशन के अनुरूप उनके पास कपड़े होते हैं तो उनकी इमोशनल स्टेबिलिटी रहती है, उनके इमोशंस में बार बार डाउनफॉल नहीं आता। कोई भी व्यक्ति सोशली तभी अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाता है जब वो इमोशनली स्ट्रांग होता है या इमोशनली स्टेबल होता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो फैशन से पर्सनैलिटी में आती है। उसके बाद फर्स्ट इंप्रेशन किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब वो अपने जॉब में होता है, स्कूल में होता है, कॉलेज में होता है, उसको डिफरेंट जगह पे इंटरव्यू देने हैं, प्रेजेंटेशंस देने होते हैं, मूवमेंट करना होता है, तो उसके लिए उसका जो इंप्रेशन होता है बाकी टीम पर, वो उसके लिए भी फैशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंडिविजुअल इंटरेस्ट, फैशन को लेके हर व्यक्ति का इंडिविजुअल इंटरेस्ट होता है और वो इंडिविजुअली उसमें क्रिएटिव रूप में काम करता है। रेस्पेक्ट कमांड करता है, जो भी व्यक्ति समय के हिसाब से अपने क्लोथिंग सेंस को, अपनी बॉडी को, अपने इमोशंस को मेंटेन करता है, उसको रेस्पेक्ट सब जगह मिलता है, उसे मांगना नहीं पड़ता, उसको रेस्पेक्ट उसकी ड्रेसिंग सेंस से, उसकी बिहेवियर से, सब चीज़ों से मिलता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ओवरऑल पर्सनालिटी का जो डेवलपमेंट होता है उसमें हम देखें तो अगर किसी व्यक्ति के पास समय के अनुसार, परिस्थिति या किसी अवसर के अनुसार फैशन से मैच होने वाले वस्त्र हैं तो उसमें कॉन्फिडेंस बहुत रहता है, फ्रीडम, उसके मूवमेंट में फ्रीडम रहती है। उसके बाद उसका पॉजिटिव बिहेवियर भी रहता है, वो बेटर कोऑर्डिनेट कर पाता है आपस में सबसे। हैप्पीनेस यानी वो खुश रहता है
और कंफर्टेबल रहता है। तो ये सब जितनी भी भावनाएं हैं, इन सब भावनाओं को सपोर्ट करने के लिए साइकोलॉजिकल रूप से फैशन का या क्लोथिंग का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल हमारे जीवन में होता है। जिस व्यक्ति के पास में अच्छे कपड़े अच्छे से उनको प्रेजेंट करने की कैपेसिटी और समय के अकॉर्डिंग चलने की स्थिति होती है, वो अपनी पर्सनैलिटी को और ग्रूम कर सकता है और सोसाइटी में अच्छे से मूव कर सकता है, रेस्पेक्टेबल पोजीशन में रहता है, सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स में रहता है। उसके बाद में इकोनॉमिकली भी वो बहुत अच्छा अर्न करता है और वेल टू डू होके अपनी फैमिली, सोसाइटी और देश के लिए भी कंट्रीब्यूट करता है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। जिनके पास ये सब चीज़ें नहीं होती, उनके बिहेवियर में हमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी देखने को मिलती हैं बच्चों के बिहेवियर में। अगर उनके पास प्रॉपर क्लोथ्स नहीं होते तो वो किसी पार्टी में नहीं जाते हैं, या पार्टी में जाते हैं तो कहीं भी मूवमेंट नहीं करते हैं, फ्री वो कहीं भी एंजॉय नहीं करते हैं, डलनेस रहती है। और अधिकतर हम लोग देखें तो वर्तमान समय में बच्चों को देखें या टीनेजर्स को देखें या बड़ों को देखें तो सबसे पहला कोई भी प्रोग्राम, कहीं भी जाने की बात हो, कुछ भी करने की बात हो, तो सबसे पहला जो टॉपिक होता है वो सिर्फ ड्रेस होता है और वहीं पर आकर सारी चीज़ें अटक जाती हैं। तो वर्तमान में व्यक्ति खाने पीने पे कंप्रोमाइज़ करने लग गया, मगर ड्रेसिंग को फैशन के अकॉर्डिंग चलाने के लिए वो अपने सारे रिसोर्सेज उसमें यूज़ करता है। इसलिए ये मनोवैज्ञानिक रूप से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू बच्चों। अभी ये सेकेंड ईयर की एक बच्ची ने मास्क बनाए थे, उसने मुझे फ़ोटो भेजी थी। बाकी गर्ल्स से भी मैं उम्मीद करती हूँ कि जो असाइनमेंट दिया था उस पर आप काम कर रहे होंगे। थैंक यू। कौन